नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के एक विषय BHD LA 138 अर्थात हिंदी साहित्य विविध विधाएं, इसी का इकाई 1 अर्थात प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पूस की रात, इसी का दूसरा भाग देखेंगे। इससे पहले के भाग का जो वीडियो है उसमें हम लोग मुख्य रूप से कहानी का सार, कथावस्तु और चरित्र चित्रण, इन 3 टॉपिक्स पर चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में इस कहानी का परिवेश चित्रण, संरचना शिल्प और कहानी का प्रतिपाद्य, इन 3 विषय पर चर्चा करेंगे। ये तीनों टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स, एक कहानी का भी चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस कहानी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें BHD LA 138 के जितनी भी कहानियां हैं, सारे कहानियां उसमें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि पूस की रात नामक जो कहानी है, इसमें परिवेश वर्णन किस तरह से प्रेमचंद जी ने किया है। परिवेश का अर्थ है इर्द गिर्द या फिर कह सकते हैं आसपास। अतः कहानी या साहित्य की विधा के आसपास जो वातावरण होता है उसे ही परिवेश कहते हैं। प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक थे। यथार्थवादी लेखक अर्थात जो फैक्ट है उसको ज्यों का त्यों लिखना, इसी शैली को यथार्थवादी शैली कहते हैं। उन्होंने प्रस्तुत कहानी में पराधीनता के समय जो भारतीय किसानों की स्थिति थी उसी का वर्णन किया है। उस समय जमींदारी प्रथा व्याप्त थी, किसानों का शोषण होता था, किसान गरीब थे, अधिकतर किसान सूदखोरों के कर्जदार थे, वे अशिक्षित भी थे। किसानों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर जमींदार एवं सूदखोर लोग उसका जी भर कर शोषण करते थे। शोषण करने वाले ये लोग ऐश्वर्य और भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे और बेचारे मेहनत करने वाला किसान व मजदूर घोर अभावों से भरा जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होते थे। प्रस्तुत कहानी में ग्राम्य जीवन की बहुत सी खूबियाँ मिलती है। तो परिवेश वर्णन हम लोग कर रहे हैं, तो इस कहानी में किस परिवेश का वर्णन किया गया है, तो मुख्य रूप से ग्राम्य जीवन को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है। प्रेमचंद ने इसमें ठेठ भाषा का प्रयोग किया है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आम देहाती भाषा में ही इस्तेमाल होते हैं। कहानी में प्रयोग किए गए शब्द देशज व तद्भव हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग 4 प्रकार के शब्दों का बात करते हैं, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। भारतीय जो भी साहित्य है उसमें मुख्यतः ये चारों प्रकार के शब्दों का प्रयोग रहता है, लेकिन प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं इसमें देशज व जो तद्भव शब्दावली है इसी का प्रयोग ज़्यादा देखने मिलता है। हाँ, जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ पर ये विदेशी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, साथ ही तत्सम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। प्रेमचंद जी को गांव के जीवन के हर पहलू का ज्ञान था, इसी कारण यह कहानी इतनी मार्मिक बन पाई है। इस कहानी में उन्होंने देहाती भाषा में प्रयुक्त मुहावरे का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। इस कहानी में रात का सजीव वर्णन है ना। मुख्यतः पूस की रात का सजीव वर्णन है। पूस की रात बहुत ठंडी होती है, इसका वास्तविक अनुमान उन्होंने लगाया है। उस ठंड की रात में चरित्रों की मनोदशा का सजीव चित्रण उन्होंने किया है, यथा हल्कू का बार बार चिलम पीना, जबरा का ठिठुरना आदि, है ना। कहानी में आप पढ़ चुके होंगे कि किस प्रकार उस पूस की रात में सबसे जो ठंडी रात होती है
वहाँ पे हल्कू अपने खेत की रखवाली करने के लिए खेत में ही रात गुजारता है। साथ में उसका कुत्ता जबरा होता है। दोनों ही ठंड से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसी का वर्णन तो है इसमें। जबरा कुत्ते की कर्तव्य भावना भी सराहनीय है। वह उस ठंड की परवाह न करते हुए भी अपने मालिक की सेवा में तत्पर है। हल्कू के बार बार बुलाने पर भी उसके पास वापस नहीं आता, क्योंकि उसका काम मालिक के पास आकर विश्राम करना नहीं, बल्कि खेत व मालिक की रक्षा करना है। जब खेतों में नीलगाय के झुंड आ जाते हैं तो जबरा कुत्ता इस ठंड में भी क्या है, वहाँ पे दौड़े जाता है और भूंकते रहता है और नीलगायों को भगाने का प्रयास करते रहता है। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने उस समय की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक दशाओं का सजीव चित्रण किया है। यही कहानी का परिवेश है, या फिर यही कहानी में परिवेश है। अब हम लोग इस कहानी का संरचना शिल्प को देख लेंगे। तो संरचना शिल्प में मुख्य रूप से जो हम लोग देखेंगे कि इस कहानी में प्रेमचंद जी ने किस शैली का प्रयोग किया है और किस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है। कहानी के लिए भाषा व शैली का उत्तम होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शैली और भाषा कहानी के संरचना के प्रमुख अंग माने जाते हैं। तो शैली की अगर बात करें तो पूस की रात की ये जो कहानी है, ये एक अलग प्रकार की ही कहानी मानी जाती है। इसके कथानक का उद्देश्य अति उत्तम प्रकार का है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार इस कहानी की भाषा शैली भी विशेष है। ये कहानी ग्रामीण जीवन से संबद्ध है। प्रेमचंद की अन्य कहानियों में शुष्क आदर्शवाद दिखाई देता है, परंतु इस कहानी में प्रेमचंद ने यथार्थवाद का प्रयोग किया है। यथार्थवाद अर्थात घटनाओं को ज्यों का त्यों वर्णन करना। इससे स्पष्ट है कि उनकी शैली भी यथार्थवादी शैली ही है। इस कहानी में यथार्थवादी शैली जीवन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करती है। यह जीवन की वास्तविकताओं को स्पष्ट करती है। वह तथ्यों को इस प्रकार से पाठक के सामने प्रस्तुत करती है जिससे पाठक खुद ही प्रभावित होकर उस समस्या का हल स्वयं निकालने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरे लेखक इस शैली के आधार पर यथार्थ की समस्याओं को ही प्रस्तुत करता है, उसका कोई हल या निवारण नहीं करता, बल्कि ऐसा माहौल बना देता है कि पाठक स्वयं उसका हल निकालने के लिए उद्यत हो जाता है। पूस की रात कहानी में उन्होंने ऐसा ही किया है। हल्कू को एक नायक या खलनायक के रूप में न दिखाकर केवल उसके द्वारा एक समस्या पाठकों तक पहुंचा दिया गया है। समाज में एक बुरी परिपाटी जो पनप रही है और समाज को इसका हल खोजना चाहिए, है ना, ऐसा प्रश्न वो रखते हैं। अपनी ओर से उन्होंने इसका कोई भी समाधान नहीं दिया है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये पाठकों के लिए ही छोड़ दिया गया है। पूस की रात कहानी की शुरुआत एक छोटी सी घटना से होती है कि जो महाजन सहना है वो हल्कू से उधार के पैसे मांगने आता है। वो उसे जो 3 रुपये बचा के रखे थे कंबल के लिए, वो किसी तरह से पत्नी को मनाकर उसे दे देते हैं। दूसरे अंक में कहानी बदल जाती है, क्योंकि इसमें हल्कू पूस की रात में अपने खेत में बैठा बैठा सर्दी से कांप रहा है। उसके पास एक पुरानी चादर है, कंबल के रुपये तो उन्होंने महाजन को दे दिए थे, अतः उसके पास कंबल नहीं है और बिना कंबल का पूस की रात को काटना असंभव सा हो जाता है। हल्कू के मन में यह बात भी बैठ जाती है कि ऐसी खेती से ही क्या लाभ जिससे मनुष्य अपनी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर सकता, और उसका खेती से धीरे धीरे विश्वास ही उठ जाता है। तीसरे अंक में जब नीलगायें खेत को
नष्ट करती है तो भी हल्कू उठ नहीं पाता। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो सर्दी से मर रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ऐसी खेती वो अब करना ही नहीं चाहता जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर सके, क्योंकि हल्कू में खेती को बचाने की इच्छा ही समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार प्रेमचंद इस समस्या की भयानकता का वर्णन करते हुए कहानी को समाप्त करते हैं। इस कहानी की यही विशेषता है और यथार्थवादी शैली में इस कहानी को श्रेष्ठ बना दिया है। अब भाषा का अगर बात करें तो प्रेमचंद की कहानियों की भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है ना। उन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत भाषाओं के उन शब्दों को बड़ी खूबी के साथ प्रयोग किया है जो आज हिंदी भाषा के अंग बन चुके हैं, अर्थात तद्भव शब्दों का ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानियों में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो सहज वह आम बोलचाल के शब्द हैं। मुहावरों व लोकोक्तियों का भी खूब प्रयोग किए हैं। वाक्य छोटे और स्पष्ट हैं, लंबे व जटिल वाक्य नहीं हैं। देशज शब्दों के प्रयोग में वे कतई नहीं चूकते, जैसे हार, डील, आले, धौंस, पुआल, खटोले, इस तरह से सब। तद्भव व देशज शब्दों के प्रयोग से गांव के जीवन का चित्रण करने में बड़ी मदद मिलती है। उर्दू के खुशामद, तकदीर, मज़ा, गिर्द, मालगुजारी आदि आम शब्दों का प्रयोग है। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द जैसे पवित्र, आत्मा, पिशाच, दीनता, मैत्री आदि शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अर्थात जहाँ जैसी परिस्थिति उसी के अनुसार उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। ये शब्द हिंदी में खूब प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग केवल भाव प्रधानता वाले वाक्यों में ही किया गया है ना। जो संस्कृत के मूल शब्द है ना, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। प्रेमचंद ने शब्दों के प्रयोग में बड़ी सतर्कता दिखाई है। शब्दों का व्यर्थ प्रयोग नहीं किया है। उनके शब्दों से कई अर्थों की संभावनाएं हो सकती है, जैसे मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें, है ना। प्रेमचंद की कहानियों में प्रयोग किए गए अनेक संवाद भी यथार्थपरक हैं। संवाद पात्रों की स्थिति के आधार पर बनाए गए हैं। इस कहानी में अधिकतर जो संवाद है वो हल्कू व मुन्नी के बीच का ही है। हाँ, कुछ संवाद ऐसे ज़रूर हैं जो हल्कू और उसके जो पालतू कुत्ता है जबरा, उसके बीच का भी क्या है वार्तालाप को दिखाया गया है। उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग करके संवाद लिखा है। जैसे स्टार्टिंग में ही कहानी के है ना, हल्कू आकर अपने पत्नी से कहता है सहना आया है ना, महाजन का नाम है सहना। सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला छूटे। माघ पूस की रात हमसे कैसे कटेगी, उससे कह दो कि फसल पर दे देंगे, अभी नहीं, ये कहती है मुन्नी, है ना। तो इस तरह से सरल वाक्यों द्वारा उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी को आगे बढ़ाया है। इन वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भाषा आम बोलचाल की भाषा है, जो उनके संवादों के प्रयोग में दिखाई देता है। मुहावरे संवादों को अधिक प्रभावशाली बना देते हैं और जहां आवश्यकता है उसके अनुसार वे इन मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। प्रेमचंद ने पात्रों के मन की स्थिति को भी ध्यान में रखा है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रतिपाद्य, है ना। अर्थात मूल रूप से इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये कहानी किस प्रकार की है, ये कहानी क्यों लिखी गई और इस कहानी की विशेषता क्या है ना। तो ये जो कहानी है पूस की रात, इस कहानी के माध्यम से जो कहानीकार प्रेमचंद है उन्होंने
भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण किया है। बहुत साल पहले की बात है। हल्कू एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसी की जमीन में खेती करता था, पर आमदनी कुछ नहीं थी। उसकी पत्नी खेती करना छोड़कर कहीं और मजदूरी करने को कहती थी। हल्कू ने लगान के तौर पर दूसरों की खेती की। खेतों का मालिक का बकाया था। हल्कू ने अपनी पत्नी से 3 रुपये मांगे। पत्नी ने देने से इनकार किया। ये 3 रुपये जाड़े की रात से बचने के लिए कंबल खरीदने के लिए जमा करके रखे थे, है ना। तो इस तरह की बात होती है। आप जानते हैं कि मालिक के तगादे और गालियों से डरकर उसने वे 3 रुपये निकाल कर दे ही दिए जमींदार को, और जमींदार रुपये लेकर चला गया, है ना। पूस मास आ गया, अंधेरी रात थी, कड़ाके की ठंड थी, है ना। हल्कू अपने खेत के एक किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पड़ा था। अपनी पुरानी चादर ओढ़े ठिठुर रहा था। खाट के नीचे उसका पालतू कुत्ता जबरा पड़ा कूकू कर रहा था। वो भी ठंड से ठिठुर रहा था। हल्कू बहुत देर तक कुत्ते से बातें करता रहा। जब ठंड के कारण उसे नींद नहीं आई, तब कुत्ते को ही गोद में सुला लिया। उसके शरीर की गर्मी से हल्कू को सुख मिला, है ना। कुछ घंटे बीत गए। कोई आहट पाकर वो जबरा उठा और भूखने लगा। उसे अपने कर्तव्य का मान था। हल्कू के खेत के समीप आमों का बाग था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू जाके उन पत्तियों को इकट्ठा किया, है ना, और उसमें क्या किया, आग लगाया, है ना, और उसी के पास में जाकर बैठ गया। हल्कू और कुत्ते दोनों आग तापने लगे। उसी समय नज़दीक में आहट पाकर जबरा भौंकने लगा। कई जानवरों का एक झुंड खेत में आया था। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत चर रही है। जबरा तो भौंकता रहा, फिर भी हल्कू को उठने का मन नहीं हुआ। उसे इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था कि वो किसी तरह से भी उठने के लिए तैयार नहीं हुआ। साथ ही वो एक बार प्रयास भी किया, 2-4 कदम आगे भी बढ़ा, लेकिन ठंड ने जवाब दे दिया और फिर से आकर वो वहीं बैठ गया। असल में हल्कू एकदम जो सकता ही नहीं जाने ऐसा बात नहीं है, है ना। वो निराश भी हो चुका था इस खेती से, है ना। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थी, लेकिन हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था और धीरे धीरे वहीं चादर ओढ़कर सो गया। उधर नीलगायों ने रात भर चरकर खेती की सारी फसल को बर्बाद कर दिया। मुन्नी सवेरे आकर उसे उठाती है ना, मुन्नी हल्कू की पत्नी, वो सवेरे आकर इसे उठाती है, गुस्सा करती है, फिर मजदूरी करके गुजार करने की बात से चिंतित होकर कहती है कि अब तो मजदूरी करके ही पेट पालना पड़ेगा। तो हल्कू ने कहा कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। उसने यह बात बड़ी प्रसन्नता से कही। उसे ऐसी खेती करने से मजदूरी करना बहुत हद तक आरामदायक लगा। मजदूरी करने में झंझट तो नहीं है, दिन में मजदूरी करे लेकिन रात में लोग घर में रह तो सके, है ना। तो ये मुख्यतः इसका जो अंश था। अब अगर विशेषता की बात करें तो इस कहानी में कृषक जीवन की दुर्बलता और सबलता की झांकी दिखाया गया है। वह कड़ी मेहनत करता है, पैसा पैसा काट छांट कर बचा के रखता है, फिर हर प्रकार के कष्ट सहन करता है, जाड़े में ठिठुरता है, जमींदार की गाली सुनता है, फिर भी काम करता जाता है। ये उसकी सबलता है। और दुर्बलता की अगर बात करें तो वह दुर्बल भी है, क्योंकि उसमें जमींदार के अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं है। परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार है। हल्कू ने अपनी मेहनत की कमाई जमींदार को दे दी और खुद पूस की रात के ठंड में
ठिठुरने लगा। यही उसकी कमजोरी है। परिस्थितियों के दबाव के कारण नीलगायों से अपनी फसल की रक्षा भी न कर सका। अतः कहानीकार ने किसान की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार शक्तियों के प्रति व्यंग्य किया है। शीर्षक की उपयुक्तता, अर्थात ये जो शीर्षक रखा गया है पूस की रात, ये कितना सटीक है ना। तो कहानी का शीर्षक कहानी के मूल प्रतिपाद्य को, कथ्य को, चरित्र को व्यक्त करने वाला होता है। तो इस कहानी के कथ्य का मुख्य भाग वो क्या है, पूस की रात में ही घटित होती है। कहानी का आरंभ उस कंबल की चर्चा से होता है जिसे खरीदने के लिए हल्कू ने बड़ी मुश्किल से 3 रुपये बचाए हैं, किंतु वे रुपये भी उसे महाजन को देने पड़ते हैं। कंबल न खरीद पाने के कारण पूस की रात में पुरानी चादर ओढ़े उसे खेत में जाना पड़ता है। शेष कहानी खेत पर उसी रात में घटित होती है। पूस की यह रात काफ़ी ठंडी है। यह रात प्रतीकात्मक भी है। किसान के जीवन के उस अंधेरे की तरह यह भी अंधेरी रात है। पूस की रात निराशा और अंधकार की ऐसी ही रात है जिसे यह शीर्षक पूरी तरह व्यक्त करता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह शीर्षक बिल्कुल सटीक है। इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।